हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था और इस ये किसके बीच में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इस ये क्यों हुआ ये पैक्ट और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पैक्ट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में फॉर्म की गई थी और इनका लार्जली प्रो ब्रिटिश स्टांस था। मतलब कि ये भारत के अंदर इनिशियली ब्रिटिश सत्ता के फेवर में थी। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था और एक तरफ बना दिया गया था वेस्ट बंगाल जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था और दूसरी तरफ था ईस्ट बंगाल जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था। इससे पहले जो पूरा कंबाइंड बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन इसके बाद मुस्लिम्स को ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी मिल गई थी। तो इस कारण मुस्लिम लीग इसके फेवर में थी। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसके खिलाफ थी। लेकिन अल्टीमेटली होता ही है कि 1911 में, क्योंकि बंगाल में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्रिटिशर्स को जो पार्टीशन है बंगाल का वो रद्द करना पड़ जाता है। तो इससे मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स के बीच में दरार आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़, 1914 आते आते वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया होता है और वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली ये लड़ रहे होते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उनमें से एक होता है ओटोमन एम्पायर। और ओटोमन एम्पायर में आता है टर्की। और टर्की का जो लीडर होता है उस समय, उसे दुनिया भर के मुस्लिम, इवन इंडिया के भी, अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो इसके कारण भी मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में दरार आ जाती है। उसी के साथ 1914 के बाद इंडिया के अंदर तिलक और एनी बेसंत वर्ल्ड वॉर के समय होम रूल लीग स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही वर्ल्ड वॉर के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्रूट्स चाहिए होते हैं। तो उसके कारण उन पे दबाव पड़ता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए ताकि कांग्रेस उनको रिक्रूट्स देने में मदद करे, आर्मी के जवान देने में। तो इसलिए जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वो रिफॉर्म के सजेशंस की बातचीत शुरू कर देते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें ये लगता है कि अ, अगर वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेंगे तो उसी में उनका फ़ायदा है। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही पार्टी के मेंबर भी होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी। तो वो बातचीत स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और इसी के चलते ही लखनऊ पैक्ट किया जाता है। इस समय सरोजनी नायडू भी इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल देती हैं। तो इसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग हाथ मिला लेते हैं और ये दोनों मिलकर डिमांड रखते हैं इकट्ठे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। तो इन डिमांड्स के अंदर ये लोग क्या डिमांड करते हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर, वो अब हम देखते हैं। तो ये दोनों मिलकर डिमांड रखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कि हमें एक तो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, दूसरा होता है कि इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाए और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को की पावर्स को सेपरेट किया जाए। साथ ही इनकी डिमांड होती है कि जो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो बेसिकली बैठा तो कहाँ पे होता है? लंदन में। और लेकिन उसकी सैलरी कहाँ से आती है? इंडिया के फंड से। इंडिया के लोग जो टैक्सेस देते हैं वहाँ से उसकी सैलरी जारी होती है। तो इनकी डिमांड होती है कि ब्रिटेन उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो वैसे भी कभी इंडिया नहीं आता, उसकी सैलरी खुद दे। और एक इनकी डिमांड होती है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के अंदर। उसी के साथ मुस्लिम्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर भी उनका नंबर फिक्स किया जाए। उसके साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाई जाएं सारी कम्युनिटीज़ की, अनटिल अनलेस कि कोई सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो खुद एक साथ मिलके जॉइंट इलेक्टोरेट डिमांड करती। और उसके साथ इनकी डिमांड होती है कि जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए उनके नंबर से उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और डिमांड होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टर्म है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी जाए। और जो आधे मेंबर हैं
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इंडियंस होने चाहिए। उसी के साथ इनकी डिमांड होती है कि जितने भी लोग इलेक्ट किए जाते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट किए जाएं। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर का डायरेक्ट इलाका है उसके अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको लोग वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करें। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, जो बाकी के जो राजाओं के किंगडम थे जो भी ब्रिटिश सत्ता के अंदर थे, उनके भी 4/5 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए और 1/5 नॉमिनेटेड होने चाहिए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हैं वो अपना प्रेसिडेंट खुद चुनेंगे। तो ये सारी डिमांड्स थी जो इन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे मिलके लखनऊ पैक्ट में साथ में रखती हैं। तो अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस रहा क्या रहा लखनऊ पैक्ट का। तो एक तरीके से तो पहली बार, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी का इसने एक तरीके से इम्प्रेशन दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इकट्ठे आके काम करने लग जाती हैं। पर ये शॉर्ट लिव्ड ही रहता है, सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक ही ये इम्प्रेशन रहता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ। और नुकसान कैसे हुआ, क्योंकि इस एग्रीमेंट में पहली बार जो कांग्रेस है वो एक तरीके से इनका जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का जो सजेशन है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी से बाद में देश के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म होता है। और इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके एक तरीके से जो कांग्रेस है वो मान लेती है कि इंडिया के अंदर दो अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं। और इस एक्ट के बाद जो कि मुस्लिम लीग, जिसकी अभी तक कुछ खास रेलिवेंस थी नहीं थी इंडियन पॉलिटिक्स में, वो फ्रंट पे आ जाती है इंडियन पॉलिटिक्स के। और ये दोनों थोड़े टाइम के तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी साथ मिलके काम करते हैं। तो ये था लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया है ये लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।